बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, प्यारे नाजरीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं सबलाइम बैठक मलिक अरशद के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सबलाइम बैठक देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज हम जिस शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं, मौजूद हैं, उनके घर में मौजूद हैं, वो ऐसी शख्सियत है कि उनके बारे में ये कहूँ कि वो आए, देखा और फ़तह कर लिया तो ये बेजान होगा। मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जी बुशरा फ़ारूक के साथ, जिन्होंने अदाकारी के मैदान में अपना नाम कमाया। फिर उसके बाद जो है वो अदब की तरफ आईं और अदब में जो है तो वो छा गई। कई किताबें जो हैं शायरी की उनके सामने आईं, और उसके अलावा जो है नात के कई मजमूए जो हैं तो उन्होंने दिए। उसके अलावा जो है ट्रैवल लॉग्स लिखे, एक भरपूर ज़िंदगी माशाल्लाह गुजारी। सोशल वर्कर भी हैं। कारवान हवा जो है उनका इदारा है, उनकी तंजीम है, उसके तहत ख़वातीन के लिए काम करती हैं। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने हमें टाइम दिया है। तो शबाबी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप जी? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। बहुत मेहरबानी कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया जी। आपका शुक्रिया कि आप मेरे पास घर आए और मेरे नाज़रीन को मुझसे बात करने का मौका फराहम किया। बुशरा, अभी मैं चाहूँगा कि ये आपकी ज़िंदगी का जो सफ़र है, जो टेलीविज़न से शुरू होता है और फिर मुख्तलिफ़ मराइल तय करता हुआ एक कामयाब शायरा, और जिन्होंने जाके न सिर्फ पाकिस्तान लेवल पे बल्कि मैं समझता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे आपने जो है तो हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा का नाम रोशन किया। इस हवाले से इस सफ़र के बारे में ख़ुद कुछ हमें बताएं ताकि हमारे नाजरीन जो हैं उनको पता चले कि हमारे सूबे में इतनी पाए की ख़वातीन मौजूद हैं जिन्होंने अपने सूबे का नाम रोशन किया। जी, बहुत लंबी कहानी है जो शुरू होती है मेरे स्कूल टाइम से। 70s की बात, अर्ली 70s की बात मैं आपको कर रही हूँ कि जब मैं बेगम शाहबुद्दीन स्कूल में पढ़ती थी, ग़ालिबन 8th-9th में पढ़ती थी। उस वक्त मैं रेडियो सुना करती थी। मुझे रेडियो अच्छा लगता था और मेरा दिल चाहता था कि मैं भी जाऊँ और मैं भी इसी तरह बोलूँ। शौक़ था काम करने का। तो आपको पता है उस ज़माने में थोड़ा अच्छा नहीं समझा जाता था रेडियो टेलीविज़न की तरफ जाना या नाम लेना भी, और घरों में रेडियो भी मतलब अपने बुज़ुर्गों के सामने इंसान नहीं सुन सकता था जी। तो जब मैंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया तो ज़ाहिर है सबको बहुत बुरा लगा। मेरी एक अम्मी की दोस्त थी, उनकी बेटी थी जो कि रेडियो में जाती होती थी। सीनियर आर्टिस्ट थी, शमीम खान उनका नाम था। पश्तो में बहुत उन्होंने काम किया जी। तो एक दिन बातों बातों में उनसे बात हुई। मैंने कहा शमीम बाजी मुझे बहुत शौक़ है, कहती आओ मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। तो घर में तो सब ज़ाहिर मुखालिफ ही थे, किसी ने इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ली कि बच्ची है, मासूम है, नादान है, ये क्या बात कर रही। लेकिन मैं अड़ गई अपनी बात पे। मैंने कहा मैंने जानना है, मैंने काम करना है। वो जिसे कहते हैं ना जुनून की हद तक शौक़ था। शीशे के सामने खड़े हो के डायलॉग्स बोलना, कंपेयरिंग करना, इस तरह के काम में करती होती थी। तो फिर आखिर वालिद साहब ने मेरी ज़िद से तंग आके, वालिद की मैं बहुत लाडली थी, उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। तो इस तरह बस ये रास्ता बना मेरा कि मैंने रेडियो ज्वाइन किया। उसके साथ उन दिनों टेलीविज़न नया पेशावर में टेलीविज़न नहीं था। अच्छा। इस्लामाबाद में चकलाला स्टेशन था, पुराना स्टेशन। तो वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा के लिए टाइम में दिया करते थे। रोज़ाना 1 घंटे का टाइम होता था, आगोश कोहिस्तान के नाम से। आगोश कोहिस्तान जी, आगोश कोहिस्तान। तो उसमें यानी रोज़ाना ये होता था कि एक दिन पश्तो ड्रामा, एक हिंद को ड्रामा, हिंद को म्यूज़िक, पश्तो म्यूज़िक, बच्चों का प्रोग्राम भी होता था मेरा ख्याल है, और उसके साथ साथ ये यंगस्टर्स के लिए भी प्रोग्राम होता था। तो ये इस तरह कोई हफ्ते में 4-5 दिन उन्होंने दिए हुए थे। अच्छा, पीटीवी के लिए दिए हुए थे ये? पेशावर सेंटर के लिए। अच्छा, पहले आप रेडियो आई और उसके बाद जो है तो टेलीविज़न ज्वाइन किया, और इसके अलावा स्टेज पे भी काम किया कि नहीं? ये स्टेज पे मैंने काम ऐसे नहीं किया, वैसे ऐसे किया था कि गर्ल गाइड हाउस का स्टेज हुआ, वहाँ पर हमने मिलके प्रोग्राम्स किए। जैसे कोई सैलाब आ गया या कुछ जलजला आ गया तो उस हवाले से कोई इमदादी शोज़ हमने किए। तो सोशल वर्क में सोशल वर्क किया, बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, अभी ये बताएं कि ये जो टेलीविज़न में कौन कौन से यादगार ड्रामे जो है तो आपके क्रेडिट में हैं? अच्छा, ड्रामे तो मैंने बहुत सारे किए अभी तो, बल्कि मुझे नाम भी याद नहीं रहते। शुरू में जो ड्रामे थे जो बहुत पसंद किए जाते थे, चकलाला से जो कि तो पश्तो और हिंद को ही थे। उर्दू ड्रामों में तो वहाँ काम करने का ज़ाहिर है ना टाइम था, बल्कि मुझे वहाँ कहा भी गया उर्दू ड्रामों के लिए मेरी उर्दू सुन के, क्योंकि वहाँ लोग ये समझते थे कि सुबह सरहद में रहने वालों को उर्दू नहीं आती जी। तो जब मैंने उर्दू में बातचीत शुरू की एक दफ़ा, तो हमारे एक बहुत सीनियर वहाँ के प्रोड्यूसर थे, गुफरान इम्तियाज़ी, बहुत बड़ा नाम है जी, वो ड्रामा किया करते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी उर्दू तो बहुत खूबसूरत है। हम तो समझते थे कि सूबा सरहद के लोगों को उर्दू बोलना ही नहीं आती जी।
बहरहाल वो उर्दू ड्रामों की भी मुझे ऑफर्स हुई, लेकिन सारे उस ज़माने में एज भी कम थी और आना जाना भी मुश्किल था। ये तो हम इकट्ठे एक दिन सारे जाते थे, सारे वापस आते थे, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम की बात नहीं थी। अब वो उर्दू के लिए वहाँ जाके रहना पड़ता था, रिहर्सल्स, रिकॉर्डिंग्स, ये वो, दूसरे शहर जाना, मैं स्टूडेंट भी थी उस वक्त, तो वो मैंने उसको फिर इनकरेज नहीं किया। पेशावर टेलीविज़न पे शुरू हुआ तो पेशावर टेलीविज़न की पहली अनाउंसर बनने का मुझे एजाज़ हासिल हुआ। 10 साल तक मैं अनाउंसमेंट करती रही। फिर साथ उस वक्त उर्दू ड्रामे पेशावर में बहुत कम होते थे जी, लेकिन साथ साथ उर्दू ड्रामे चलते रहे और उर्दू में फिर ड्रामा सीरियल्स बहुत सारी मैंने किया। मुझे इस वक्त जहन में जो आखिरी मेरी सीरियल थी इन्हीं पत्थरों पे चल के, जी जी, वो मैंने की थी, बहुत ज़बरदस्त होती थी। और उससे पहले शाखसार एक हमारी सीरियल थी जिसमें मेरी नॉमिनेशन PTV अवार्ड, ये आपको सामने नज़र आ रहा है। जी जी बिल्कुल, ये शाखसार के हवाले से। आपने बड़े बड़े अदाकारों के साथ, कवि के साथ आपको देखा है और बहुत सारे बड़े अदाकारों के साथ। और भाभी ये बताएंगे कि ये जितने अवार्ड्स पड़े हुए हैं तो ये टेलीविज़न के हवाले से हैं या अदब के हवाले से हैं या किस हवाले से हैं? ये टेलीविज़न के हवाले से भी हैं लेकिन अदब के हवाले से इसमें बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनली जो मैं गई हूँ दूसरे ममालिक में, वहाँ भी मुझे एजाज़ी शीर्स मिलती रही हैं, यहाँ भी मुझे बहुत ज़्यादा सराहा गया है। तो मेरी किताबें, जैसे अरशद आपको बताऊँ, 12 किताबें, जिनमें से 6 किताबों के अवार्ड मिले और एक किताब को माशाल्लाह 2-2, 3-3 अवार्ड्स मिले। मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो बिल्कुल एंड में आपको नज़र आ रहा है पहला अवार्ड, जी जी, वो ये 73 में मुझे पहला अवार्ड मिला था PTV के हवाले से। अच्छा अच्छा, तो ये मेरा पहला अवार्ड मैंने बड़ा संभाल के रखा। तो उसके बाद माशाल्लाह ये माशाल्लाह जी। और आपके पीछे इतनी कामयाबियां जो हैं रेडियो से लेके फिर टेलीविज़न फिर कार अदब जो है, किसकी दुआ या किसका हाथ है, क्या आप महसूस करती हैं? मैं समझती हूँ कि मेरे बड़ों की दुआ भी हो सकती है और है बिल्कुल, क्योंकि वो मेरी वालदा, मेरे वालिद बहुत मुझे दुआएं दिया करते थे और हमेशा वालिदैन दुआएं देते हैं अपनी औलाद को। लेकिन इसमें मेरी मेहनत और शौक़ का बहुत दखल है और अल्लाह का करम। सबसे पहले मैं कहती हूँ अल्लाह का करम शामिल हाल है कि उसने अगर रेडियो टेलीविज़न में उस वक्त मुझे काम करने का मौका अता फरमाया जबकि बहुत बुरा समझा जाता था, जबकि मेरे ख़ानदान वाले मुझसे एक किस्म के कता ताल्लुक़ का ऐलान कर दिया था कि टेलीविज़न चलो, रेडियो तो गई, अब टेलीविज़न भी जाओगी, लोग तुम्हारी शक्ल भी देखेंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक। तो उस वक्त यही था कि जी अपने आप को मनवाना है, कुछ बनना है। मेरी पहली किताब है क़यामत लम्हा मौजूद, तो उसके दिबाचे में मैंने लिखा है अच्छा कि 13 साल की उम्र गुड़ियों से खेलने की उम्र होती है और उस उम्र में मैं अपने कंधों पर रिवायात का बोझ उठाए, मर्द के शाना बशाना चलने का अज़म लिए मैदान में निकली और अपने आप को मनवाने की कोशिश में। ज़ाहिर फिर ये कारज़ार है एक, आपको पता है इसमें कारज़ार जहाँ में बहुत कुछ मुझे देखने को मिला, सुनने को मिला। सही बात। तो ये सारा सिलसिला कि उसमें ज़ाहिर है जब काम शुरू किया तो शुरू में बड़े हर्डल्स भी थे, बड़े प्रॉब्लम्स भी थे, लोग पसंद भी नहीं करते थे, नाम सुनना भी ख़ास तौर पे ख़ानदान के लोग जो हैं। लेकिन उसके बाद अल्लाह पाक ने हिम्मत भी दी, हौसला भी दिया और जो काम किया तो लोगों ने पसंद भी किया और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दी। भाभी ये फ़ारूक भाई से किस तरह से रब्ता हुआ और उनके साथ एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी और फिर वो आपको अकेला छोड़ के चले गए? ये एक दर्द भरी दास्तान है, मगर ये हम आपको टीज़ करने के लिए नहीं, अपने नाजरीन के लिए ये बताना चाहते हैं कि भरपूर शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही थी और इनके हमदम और जो है इनके हस्बैंड फ़ारूक सैयद साहब अचानक इनसे जुदा हो गए और अल्लाह को प्यारे हो गए। दुख भरी दास्तान है, मगर हम आपको दुख नहीं देना चाहते नाजरीन के लिए, चूँकि आप स्टार हैं और आप जो है तो क्या कहते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, तो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। बिल्कुल जी। फ़ारूक जो हैं तो टेलीविज़न में मेरे साथ ही थे। जिन दिनों मैं अनाउंसमेंट कर रही थी तो प्रेजेंटेशन सेक्शन हमारा होता था, उसमें फ़ारूक ट्रांसमिशन कंट्रोलर थे जी, और पेशावर सेंटर से जी बिल्कुल। बस वो ज़ाहिर है वहाँ पर अनाउंसर्स और ट्रांसमिशन कंट्रोलर का हर वक्त का साथ होता है। हमारे पूरे सेक्शन में काफ़ी सारे लोग होते थे, उसमें फ़ारूक भी होते थे। उन्होंने मुझे आते जाते देखा, बात करते देखा, तो शायद उनको अच्छा लगा होगा, उन्होंने मुझसे बात की। तो मैंने उनसे कहा कि बात यह है कि मैं तो शादी में भी इंटरेस्टेड, उस वक्त ज़ाहिर पढ़ रही थी, मैंने कहा मैं तो इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अगर आप करना चाहते हैं तो आप मेरे वालिदैन से बात कीजिए, मेरे वालिदैन जहाँ करेंगे शादी में, मैं टेलीविज़न में इसलिए नहीं आई कि मैं यहाँ शादी करूँ, जहाँ मेरे वालिदैन चाहेंगे मैं शादी वहाँ करूँ। तो बस फ़ारूक ने प्रपोज़ल भेजा, तो खुशकिस्मती से जो दोनों फैमिलीज़ जो हैं तो वो आपस में
ताल्लुक़ निकल आया। फ़र्रुख इमामू मेरे वालिद के बहुत गहरे दोस्त थे। अच्छा। तो बस जब वो आए फिर मेरे वालिद ने इनकार नहीं किया और इस तरह से हमारी शादी। जी बुशरा भाभी, तो वो कामयाब रिश्ता हो गया और आपकी भरपूर लाइफ जो है शादीशुदा मैट्रिमोनियल लाइफ आपने एंजॉय की, और फिर वो ट्विस्ट जब आता है तो वो फिर कैसे आपने संभाला, क्योंकि और कोई सपोर्टर नहीं था और आपने अकेले मर्दानावार जो है तो इस माशरे में जो है तो अपना नाम मकाम पैदा किया, अपनी बच्चियों को जो है तो आपने पाला पोसा और किसी मकाम तक पहुँचाया। हमारे नाजरीन, क्योंकि फ़नकार जो है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, तो उस हवाले से हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ के बारे में। जी अरशद जी, वो ऐसा था कि जब शादी हो गई तो उसके बाद मेरी छोटी सी जन्नत थी जिसमें मैं बहुत खुश थी। इसके बाद 4 बेटियां अल्लाह पाक ने अता फरमाई, तो फ़र्रुख थे, मेरी बच्चियां थी, मैं थी। बहुत कामयाब वक्त हमारा गुजरा, बहुत कामयाब शादी थी हमारी। हम दोनों मियाँ बीवी नहीं थे बल्कि हम दोस्त थे, और बहुत करीबी दोस्त जिसे कहते हैं हर बार डिस्कस करना। मेरे मियाँ बहुत अच्छी नेचर के थे, बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान थे, मुझसे भी, बच्चियों से भी, बल्कि हर एक से। आप तो जानते हैं उनको, आपको पता है उनकी कितनी अच्छी नेचर थी। तो बस अचानक ही कुछ ऐसा हुआ, 17-18 साल ही हमारी शादी को गुजरे थे, और टेलीविज़न में प्रोड्यूसर थे, ड्रामे की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ड्रामा बल्कि दूरियाँ ड्रामे का नाम था, और उसकी वो रिकॉर्डिंग करते। रिकॉर्डिंग के दौरान उनकी कोई तबीयत ख़राब हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी आइज़ का कुछ मसला है। तो मैंने कहा चलें डॉक्टर के पास चले जाएंगे। वो पता चला जी कि उनको फिर वो ब्रेन ट्यूमर था, तो वो 6 महीने के अंदर अंदर ही उनकी फिर डेथ हो गई। तो बस वो हंसती बसती ज़िंदगी को ऐसे नज़र लगी कि मुझे तो पता नहीं, समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या हो गया मेरे साथ और क्यों हो गया। 97 के एंड की गालिबन ये बात है। तो उसके बाद वही आप वाली बात कि बहुत मुश्किल था अपने आप को संभालना, और एक आपका इतना मोहब्बत करने वाला साथी चला जाए तो दुनिया आपके लिए अंधेर हो जाती है। लेकिन चूँकि मेरी बच्चियाँ थीं तो फिर मुझे अपने आप को संभालना पड़ा, इनकी खातिर मुझे बाहर निकलना पड़ा। मैंने अपनी बेटियों को, अल्लाह का शुक्र है, कोई कमी नहीं होने दी उनके वालिद के हवाले से। आला तालीम दिलवाई, शादियाँ की, 3 बच्चियों की शादियाँ हो गई हैं, चौथी बच्ची जो अभी मेरे साथ ही है। तो अल्लाह का शुक्र फिर ज़िंदगी एक डगर पर चल पड़ी। लेकिन अरशद मुझे ये लगता था कि शायद मैं मर जाऊँगी। अच्छा। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी मैं, स्ट्रेस था। और वो स्ट्रेस मेरा कैसे निकला मैं आपको ये बताऊँगी। जब मैं, और शायरी की तरफ तो मेरा ज़हन कभी था ही नहीं, मैं तो हमेशा के लिए टेलीविज़न रेडियो का वो था, तो कभी जहन में नहीं आया कि शायर भी मैं हो सकती हूँ या शायरा बन सकती हूँ। लेकिन कोई फ़र्रुख का चेलम था या कुछ ऐसा ही सिलसिला था, तो उनकी कब्र पे खड़ी थी तो एक शेर हुआ। अच्छा। फ़र्रुख के लिए मेरे जहन में आमद हो गई है, तो आमद हो गई बस। तो वो शेर ऐसा था कि वो मैंने फिर उनकी कब्र के कतबे पे मैंने लिखवाया। शेर क्या कथा था बल्कि। अच्छा, वो याद है आपको? बिल्कुल याद है जी, सुना। वो तो मेरी ज़िंदगी का पहला शेर था, पहला कथा था, और जिस हवाले से था तो वो ये था कि मेरी जाँ हो मुबारक तुझको ये घर, ये गुंचा अब यहाँ महका करेगा। अल्लाह। कहा किसने कि फ़र्रुख मर गया है, ओहो, दिले बुशरा में तू जिंदा रहे। वाह वाह वाह, क्या बात है जी। नाज़रीन, आपने सुना कि बुशरा भाभी जो हैं तो इनके हस्बैंड फ़र्रुख शेर साहब जब इंतकाल कर गए तो पहला शेर इन्होंने ये उनकी कब्र पे कहा, और उसके बाद इनकी लाइफ जो है तो वो चेंज होती है, नया दौर शुरू होता है। वो बुशरा जो कि टेलीविज़न के हवाले से जानी जाती थी, वो बुशरा जो कि रेडियो के हवाले से जानी जाती थी, वो एक शायरा बनी और बहुत से शायरों को पीछे छोड़ दिया। ये कमाल है इनका कि उस वक्त के हम असरों को छोड़ के जो आगे निकल गई। बुशरा भाभी, ये कैसे हुआ जी कि माशाल्लाह फिर आपने इतनी ज़्यादा किताबें लिखी, ये किताबों का तारुफ अभी करेंगे। वही बात मैं आपको अरशद बताने वाली थी कि जब फ़र्रुख की डेथ हुई और मैंने पहला शेर का, उसके बाद शायरी की आमद शुरू हो गई। और मेरे ख्याल में ये इसलिए अच्छा हुआ, वो मेरे अंदर का कैथारसिस होता रहा, मेरी ज़ात के अंदर की परतें जो थी वो खुलती गई। अगर मैं शायरी ना करती तो मेरे ख्याल में मैं मर जाती, वो सारा गम अंदर ही अंदर में लेके जाती। तो उसमें पहले साल में ही अच्छी खासा मवाद मेरे पास जमा हो गया, और 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे मेरी शायरी को, तो मैंने कहा मैं किताब लेके आऊँगा। अच्छा। ज़ाहिर फ़र्रुख ही के लिए था, क़यामत लम्हा मौजूद मेरी पहली किताब का नाम था, किताब थी। और जब वो किताब मैंने शाया करने का इरादा ज़ाहिर किया तो मेरे तमाम सीनियर्स ने मुझे डिस्करेज किया। ये क्या वजह है कि यहाँ पे देखें किसी नए बंदा कोई आगे कार अदब में आगे आ जाए तो उसको लोग डिस्करेज करते हैं? मैं समझती हूँ अरशद को सब मेरे अपने थे और मेरी बेहतरी के लिए इसलिए कह रहे थे कि वो उनके जहन में था कि 2 साल जो शायरी इंसान करता है, लोग 20-20 साल में किताबें लाते हैं, 10-10 साल में लाते हैं, तो आप 2 साल की उसमें किताब क्यों ला रही हैं, थोड़ा सा इसको पुख्ता होने दें, इस दर्द को और पकने दें। मैंने कहा बात यह है कि मुझे अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए लाना चाह रही हूँ कि ये मैंने अपने शोर के लिए जो लिखा है वो किताबी शक्ल में आ जाए। अल्लाह पाक दर्जात बुलंद फरमाए खातिर गज़नवी साहब के, उन मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे कहा कि बुशरा अगर तुम इसलिए किताब छाप रही हो कि तुम इसमें शोहरत मिलेगी या तुम इसमें पैसा कमाओगी या तुम इसमें कुछ आगे चली जाओगी, बतौर शायरा वो हो जाओगी,
تو یہ بڑی قسمت کے کھیل ہوتے ہیں، اس میں پیسے بھی نہیں آتے، اس میں وہ بھی نہیں ہوتا، اور 2 سال کی شاعرہ کو تمہیں بھی کون پہچانتا ہے کہ تم کتاب لائے. میں نے کہا خاطر صاحب نہ مجھے دولت کمانے کی ہوس ہے اور نہ مجھے یہ ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں. اللہ کا شکر ہے مجھے شوبز نے اتنی عزت دی ہے اور مشہور بھی ہوں، سب کچھ ہے، مجھے نہیں چاہیے سب کچھ بھی. مجھے صرف یہ ہے کہ میں نے اپنے شوہر کے لیے جو لکھا ہے وہ میں کتابی شکل میں لے آؤں. تاریخ کے صفحے پہ ایک FIR درج کرنا چاہتی تھی. بالکل. اور میں آپ کو بتاؤں ارشد کہ جیسا انہوں نے کہا تھا کہ کتاب بکے گی نہیں، یہ نہیں ہوگا، میری وہ کتاب ایسے بکی ہاٹ کیک کی طرح کہ 6 مہینے میں اس کی دوسرا ایڈیشن آ گیا. تو وہ وجہ اس کی یہی تھی ارشد کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ دل کے جذبے تھے میرے اور سچے جذبے تھے جو جب قلم پہ آئے اور کاغذ پہ آئے تو سب نے کہا کہ یہ ہماری کہانی ہے. اور آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ پہلی کتاب میری کی تقریب رونمائی تھی ڈینز میں ہوئی تھی، گرینز ہوٹل میں. اس میں اس کی صدارت کی تھی اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جناب احمد فراز صاحب نے. اور وہاں ایک ہمارے ایجوکیشن منسٹر تھے گیلانی صاحب، وہ مہمان خصوصی تھے، امتیاز گیلانی صاحب تھے، اور کافی بڑا اچھا فنکشن تھا. تو مجھے بھی یاد ہے کہ اسٹیج پہ احمد فراز صاحب نے یہ بات کی کہ اگر اتنی اچھی بیوی ہے جس نے اپنے شوہر کے لیے کتاب لکھی، اگر میری بیوی مجھے اس بات کا وہ یقین دلا دے کہ میرے مرنے کے بعد وہ کتاب لکھے گی میرے لیے، تو میں آج مر جاتا ہوں. واہ واہ کیا بات ہے، کیا کمپلیمنٹ ہے جی، اتنے لیجنڈ نے آپ کو دیا. بالکل. تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت مطلب اتنی اچھی کتاب اور اتنا ایک بیوی کا اپنے ہسبینڈ کے لیے یوں سنسیئر ہونا بہت انہوں نے تعریف کی تھی. تو وہ مجھے ابھی بھی میرے لیے الفاظ میرے لیے ایک حیثیت رکھتے ہیں، ایک جسے کہتے ہیں کہ آپ زر سے لکھے ہوئے جو حروف ہوتے ہیں وہ میرے دل کی لو پہ لکھے ہوئے ہیں جو انہوں نے مجھے کمپلیمنٹ دیا. بہت زبردست جی. اور یہ مطلب ہے کہ ایک سرمایہ حیات ہے آپ کے لیے. بھابھی یہ بتائیں کہ لمحے موجود میں سے کوئی شاعری اگر آپ کو یاد ہو، کوئی غزل، کوئی نظم، تو ہمارے ناظرین کے لیے بطور تحفہ ہدیہ کریں جی. پہلی کتاب کی غزل آپ کہہ رہے ہیں، ابھی تو سب میری ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے 12 کتابیں ہیں. وہ تو اس پہ بات کرتے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ چونکہ پہلی کتاب کی بات ہو رہی ہے نا تو اس حوالے سے جو ہے تو اس میں سے ہم کچھ سنیں آپ سے جی. یہ دیکھیں فروخی کے حوالے سے میں نے اس میں پہلی غزل جو ہے نکل کے آئی تو یہ وہ ہیں، اور یہ ایک ان کے حوالے سے بھی، اور یہ ساتھ جو ہے کہ آباد اب کے دل میں ہیں ویرانیاں بہت. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. آباد اب کے دل میں ہیں ویرانیاں بہت، اور راس آ گئی ہیں بے سر و سامانیاں بہت. واہ واہ واہ. راس آ گئی ہیں بے سر و سامانیاں بہت، اور آنکھ حافظے کے جو الٹیں گے ہم کبھی، واہ. یاد آئیں گی کسی کی ستمرانیاں بہت. واہ واہ واہ. یاد آئیں گی کسی کی ستمرانیاں بہت، اور جب دوست آ کے پہلو میں خنجر اتار دیں. کیا بات. کچھ تجربے بھی تھے زندگی کے. جب دوست آ کے پہلو میں خنجر اتار دیں تو دشمنوں کو کیوں نہ ہوں حیرانیاں بہت. واہ واہ. اور اگلا شعر ہے کہ کاغذ کی ناؤ کو نہ سمندر میں ڈالیے. واہ. کاغذ کی ناؤ کو نہ سمندر میں ڈالیے، ہوں گی کہاں ہوا سے نگہبانیاں بہت. کیا بات ہے جی. واہ واہ. ہوں گی کہاں ہوا سے نگہبانیاں بہت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور روگے تم بھی بیٹھ کر میرے لیے کبھی. واہ. روگے تم بھی بیٹھ کر میرے لیے کبھی، ہوں گی کبھی تمہیں بھی پشیمانیاں بہت. زبردست زبردست. اور گر ہو سکے تو سوچنا اس پر کہ ہم نے بھی دی تھی تمہارے واسطے قربانیاں بہت. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. بہت شکریہ جی. اور اے دل قصوروار اکیلے وہی نہیں، کرتا رہا تھا تو بھی تو منمانیاں بہت. کیا بات ہے جی. واہ واہ واہ. کرتا رہا تھا تو بھی تو منمانیاں بہت. اور بشرا بھی آج کل ہے کمر بستہ جفا. ہاں. بشرا بھی آج کل ہے کمر بستہ جفا، شہر وفا میں دیکھ کر ارزانیاں بہت. زبردست جی زبردست. یہ ماشاءاللہ پہلی کتاب میں ہے اور پہلی غزل جو ہے تو اتنا پختہ کلام آپ نے کہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو سیلف ایکسپلینیٹری تھا، اور اس سے پتہ چلتا تھا جی کہ ماشاءاللہ جو ہے تو سیمپل کو دے کے پتہ چل جاتا ہے کہ آگے ماشاءاللہ یہ کتنا آگے جائیں گے. اور دیکھیں ناظرین، یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. ابھی اب میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک کتاب ذرا بتاتی جائیں. اس کے بعد جو کتاب آئی، اس کے بعد جو کتاب آئی وہ تو ایک لمحے موجود تھی، اور اس کے بعد یہ ادھوری محبت کا پورا سفر. بتا دینا یہ ذرا کیمرے میں بتا دیں کہ ہمارے ناظرین کا پورا سفر، اور اس کتاب کو عباسین آرٹس کونسل کی طرف سے ایوارڈ ملا تھا. زبردست جی. یہ آئی. اچھا اس کے بعد ایک قیامت علم ہے موجود تو روزن انٹرنیشنل ایوارڈ ملا تھا لاہور سے. زبردست. یہ بھی ذرا کیمرے کی آنکھ کو ذرا بتا دیں تاکہ یہ سند رہے. قیامت علم ہے موجود. ماشاءاللہ جی اتنی اچھی کتابیں اور اتنی زیادہ کتابیں لکھنا یہ جو ہے تو میں کہتا ہوں چشمے بدور نظر نہ لگے. اور یہ تیسری کتاب تھی بہت گہری اداسی ہے. بہت گہری اداسی ہے. کیا بات ہے جی. زبردست جی. اور یہ چوتھی کتاب تھی جدائی بھی ضروری ہے.
جدائی بھی. اچھا نام بڑے آپ نے کلاس کے جو ہے تو رکھے ہیں, ایک ایک چن چن کے. یہ کسی سے مشورہ کرتی تھی آپ, یہ خود ہی آمد ہوتی تھی؟ خود ہی آمد ہوتی. کسی شعر کا ایک مصرع لے کے. اچھا. اور یہ ہندکو کی کتاب, پھر دوستوں نے کہا کہ آپ ہندکو اسپیکنگ ہو تو ہندکو کی کتاب بھی آنی چاہیے. تو یہ محبت آندے مزاج وکھرے. واہ واہ واہ, محبت آندے مزاج وکھرے. بالکل جی, ماں بولی کا بھی حق ہوتا ہے. اور اس میں سے میں آپ کو ایک دو شعر سنانا چاہتی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ ذرا ہندکو کا بھی وہ ہو کہ جی ٹچ آ جائے. جی کہ ایک پھول سی گلزار بڑھایا جا سکدا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. ایک پھول سی گلزار بڑھایا جا سکدا وے, اوراں نو ایک گر سکھلایا جا سکدا. زبردست, جیتی رہی. تے ایک ایک اٹ بھی اگر اکٹھی کیتی جاوے, اولی اولی کار بڑھایا جا واہ سکدا. واہ واہ واہ, کیا زبردست آئیڈیا جی. ایک کٹ اگر کٹھی کیتی جاوے, ہولی ہولی کار بڑھایا جا سکتا. کیا بات ہے جی, زبردست. بہت شکریہ جی. اچھا, اس کے بعد آئیے جی, یہ کتاب ہے میری, مجھے آواز مت دینا. اچھا, یہ اردو شاعری کی کتاب ہے, اور اس کو سردار دو نشتر ایوارڈ ملا ہے. ٹوٹل 6 ایوارڈز جو ہیں, مطلب بڑے ایوارڈز کی بات کر رہی ہوں, باقی تو ملتے رہے. اس کے ساتھ ہی آئیے ورفان اللہ کا ذکر. سبحان اللہ جی, سبحان. یہ نعت کی میری پہلی کتاب تھی, اور اس کو کل پاکستان مقابلے میں عالمی سیرت ایوارڈ, صدارتی ایوارڈ ملا ہے. ماشاءاللہ جی, زبردست جی. اس کے ساتھ ہی کتاب ہے ہنسدیاں آنکھیاں روندے خواب, یہ بھی ہندکو کی کتاب ہے, اور اس کو بھی سید علی ایوارڈ ملا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کجا من کجا, یہ دوسری میری نعتیہ کتاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں تو یہ تیسری میری نعتیہ کتاب, یہ اوپر تلے آئی ہیں, خدائے ماں ثنا خان محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کے بعد جو یہ کتاب ہے 12ویں, یہ ابھی آئی ہے پچھلے 2-3 مہینے پہلے, فذکرونی اذکرکم. کیا بات ہے, یہ حمدیہ کلام ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو یہ کتاب ہے, یہ سفیر سخن بشرا فروخ, یہ کتاب ڈاکٹر بسمینہ سراج نے لکھی ہے, جو کہ بنظیر بھٹو وومن یونیورسٹی میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے اردو کی. اچھا. تو انہوں نے یہ کیا کہ جتنے مشاہیر نے میری کتاب کے حوالے سے تبصرے کیے, وہ سارے انہوں نے اس کتاب میں اکٹھے کیے. اچھا اچھا. یہ انہوں نے مجھے اٹس اے بگ کمپلیمنٹ جی, آپ کو جو ہے تو بہت بڑا کمپلیمنٹ ماشاءاللہ دیا ہے. بشرا بھابی ماشاءاللہ ہم نے آپ کی کتابیں بھی دیکھ لی. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بشرا بھابی نے جو ہے تو مختلف ایک مطلب کہ ایک روڈ ہے, ایک سڑک ہے, زندگی کو اگر ہم کہیں کہ ایک روڈ ہے, اس پہ سفر کرتے کرتے مختلف مراحل طے کیے. پہلے جو ہے ریڈیو, ٹیلی ویژن, پھر شاعری آئی, اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے اندر ایک صوفی ڈسکور ہوا, جو چھپا ہوا صوفی تھا, جو اللہ والا تھا, اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق تھا, جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا, وہ اچانک سے ڈسکور ہوا یا کہیں پہ موجود تھا؟ جی میں یہی بات اس دن کر رہی تھی کسی حوالے سے, کہ میں نے کہا کہ جب میں نے پہلی کتاب اپنے لکھی تھی قیامت لمحہ موجود, تو اس میں سے کوئی 150-200 غزلیں نظمیں ہیں, لیکن وہ ایک روایت ہے کہ جب کتاب آتی ہے تو شروع میں حمد یا نعت لکھنا ہوتا ہے انسان کو. آپ یقین کریں وہ ایک نعت میرے لیے لکھنی بہت مشکل تھی. میں جب بیٹھی کہ میں اس کے لیے اب نعت لکھوں, تو مجھے نعت لکھنا نہیں آ رہا تھا. جو الفاظ سوچی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے, وہ کچھ لگتے ہی نہیں تھے, تو پھر وہ کاغذ ادھر کر کے دوسرے لکھتی تھی, پھر کچھ اور نہیں, یہ بھی ان کے شان نہیں ہے. تو مطلب بڑی مشکل سے ایک نعت میں نے کچھ الفاظ ٹوٹے پھوٹے جوڑے, اور میں نے وہ ایک نعت لکھی. لیکن میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ بات وہی ہے کہ دیکھیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے دل میں ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ میں نرالی ہوں, ہم سب مسلمان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے ہیں, لیکن وہ پیار جو تھا میرا خیال ہے اس وقت کہیں کومپل اندر تھی, وہ کہیں دبا ہوا تھا. وہ اس وقت اس کو وہ نمو نہیں ملی تھی کہ بہت زیادہ ہوتا. تو اس کے بعد یہ تو ایک جنون ہوتا ہے, ایک جذبہ ہوتا ہے. مجھے پتہ نہیں چلا کہ کیسے یہ سارا, جب میری 6 کتابیں ہو گئی تو میں نے اللہ سے دعا کی, میں نے کہا یا اللہ 6 کتابیں ہو گئیں, اللہ کا تیرا بہت شکر ہے, تو نے مجھے اتنا میرے قلم کو نکھار دیا. اب ایک میری خواہش ہے کہ ایک نعتیہ مجموعہ میرا ہو جائے. اور آپ یقین کریں ارشد کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا, اور رمضان کے مہینے میں اللہ پاک نے ایسا کرم کیا کہ روزانہ ایک نعت اترتی رہی. جب رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو میری کوئی 70-80 نعتیں ہوئی تھی, تو میں نے اس کی کتاب چھاپ لی. اس کے بعد دوسری کتاب, پھر تیسری کتاب, جب 3 کتابیں ہوں گی تو میں نے کہا تو حمدیہ مجموعہ آنا چاہیے. اللہ پاک نے میری وہ خواہش بھی پوری کی کہ حمدیہ مجموعہ اللہ پاک نے مجھ سے لکھوا لیا. تو یہ میں کہتی ہوں یہ اللہ کا ذات کا کرم ہے, ورنہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. میں تو بہت ایک عام سی انسان ہوں جس کو جب لکھ لیتی ہوں تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس نے لکھا ہے, یہ میں نے لکھا ہے یا یہ مجھ سے لکھوایا گیا ہے. تو وہی بات تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. زبردست. بشرا بھابی شاعری سے نثر کی طرف آنا کیسے ہوا؟ میں جب آپ کو بتا رہی تھی نا کہ میں انڈیا گئی تھی پہلی کانفرنس پہ, تو اس کی واپسی پہ مجھے سب نے کہا تھا کہ آپ سفر نامہ لکھیں. تو میں نے کہا نہیں, میں شاعری کی بندی ہوں, میں نثر نہیں لکھوں گی کبھی بھی. لیکن یہ سفر نامہ لکھنے کا جو محرک بنا وہ بھی ایک آپ سمجھیے کہ ایک جذباتی
बात थी मज़हब से रिलेटेड। ईरान में कॉन्फ्रेंस थी, इस्लामी बेदारी कॉन्फ्रेंस ख़वातीन की, और उसमें कोई बहुत सारे ममालिक से ख़वातीन को बुलाया गया था। पेपर में मैंने उसमें पढ़ा था। तो खamenei साहब से जब मुलाकात हुई, उन्होंने तकरीर की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ये कहा कि हमने ये वहदत इस्लामी के लिए ये कॉन्फ्रेंस की है, तो हम शिया सुन्नी मसालिक सारे भूल के हमें सिर्फ इस्लाम के लिए काम करना है, और हमें पॉजिटिव रहना है, हमें नेगेटिविटी जो है, उन्होंने कहा देखें खुदा एक, रसूल एक, कुरान एक, तो हम सब मसालिक में ये चीज़ जो है वो इकट्ठी है, और बाकी उसके बाद हर एक ने अपना जवाब देना है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये माएँ जो है ना वो पूरी एक नस्ल बनाती हैं, तो इसलिए हमने ख़वातीन की कॉन्फ्रेंस की है कि आप अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करें कि वो इस्लाम के लिए काम करें, वही मसालिक भूल जाएँ, बरेलवी और देवबंदी और शिया और सुन्नी और इस तरह की चीज़ें। तो उस वक्त मेरे भी दिल पे ये बात लगी, मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये अरशद कि मैं जब जा रही थी तो रास्ते में जाते मेरे जहन में था कि ये मेरी किताब का नाम है खुमैनी के ईरान में। अच्छा। तो मैंने कहा ये ईरान तो शाह ज़हर शाह का ईरान तो कुछ और ही चीज़ था, बड़ा मॉडर्न था, खुमैनी का ईरान किस तरह होगा। तो उस वक्त तो बड़ा डर भी था जी तालिबान, तो मैंने कहा तालिबान होंगे, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होंगी, औरतों को बुरके पहना के घर बिठाया होगा, हाथ में वो तस्बीह लेके इतने ऊंचे पांचे करके वहाँ फिर रहे होंगे, तो मुझे डर भी लग रहा था। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो पहले खुशगवार हैरत मुझे हुई कि मैंने एयरपोर्ट पे ख़वातीन को देखा जो हमारे इस्तकबाल के लिए आई थी, 10-11 ख़वातीन, उन्होंने अपना पूरा सही पर्दा किया हुआ था और हाथों में फूल लेके वो हमारे लिए खड़ी थी। फिर जो मैं जाती गई मेरे हैरत में इजाफा होता गया कि मैंने देखा कि होटल में रिसेप्शनिस्ट औरत बैठी हुई है और हर शोबे में ख़वातीन काम कर रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ बहुत सारी जो थी ख़वातीन थी, प्रोफेसर्स थी, PhD डॉक्टर्स थी, दूसरे लोग थे, इंटेलेक्चुअल्स जितने थे सब इकट्ठे किए हुए थे एक छत के तले। तो हमें एक दूसरे से बात करने का, इंटरेक्शन का मौका मिला। तो शिया और सुन्नी, आपको पता है मैं अहले सुन्नत हूँ, तो बहुत सारे हमारे जहनों में आते हैं ख्यालात, उनके मुतल्लिक उनके जहनों में हमारे लिए आते हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं। तो वहाँ हमें बड़ा मौका मिला और हमने बैठ के बड़े खुल के बात की एक दूसरे से। तो मुझे बहुत सारी पॉजिटिविटीज़ पता चली वहाँ कि मतलब अहले तशय्यो का जो मसलक है, कितनी पॉजिटिविटीज़ उसमें जो हैं। तो मैंने सोचा कि हमें नेगेटिविटीज़ को भूल जाना चाहिए, पॉजिटिविटीज़ को सामने लाना चाहिए। तो ये मैंने किताब उस कॉन्टेस्ट में लिखी, खुमैनी के ईरान में, कि वहाँ मैंने क्या देखा, और वो एक शिया और सुन्नी दोनों मसालिक को थोड़ा सा करीब लाने की कोशिश की है मैंने, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से थोड़ा सा इस पे काम किया। तो अचीवमेंट है बहुत बड़ी। तो बस अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए, और अल्लाह का ये शुक्र है कि बहुत पसंद आई सबको। बल्कि ईरानी कौंसल जनरल साहब ने मुझे यहाँ कहा कि आपकी इस किताब का हम फारसी में तर्जुमा करेंगे। अच्छा। और यहाँ ईरान में भी भेजेंगे ताकि वहाँ लोगों को पता चले कि ये अहले सुन्नत बहनें जो हैं या बेटियाँ जो हैं वो क्या अहले तशय्युअ के हवाले से क्या कहती हैं, गलत फहमियाँ जो हैं तो वो दूर होनी चाहिए माशाअल्लाह। तो फिर मैंने कौंसल जनरल साहब को ये कहा, मैंने कहा देखें बात ये जैसे कि उस कॉन्फ्रेंस में था कि औरत जो है बेसिक तरबियत करती है, तो आप ऐसे करें कि ख़वातीन को एक्सचेंज करें, वहाँ से ख़वातीन राइटर्स यहाँ आए, यहाँ से ख़वातीन राइटर्स वहाँ जाएँ, ताकि हमें पता चले एक दूसरे का और हम कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें। उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया मेरी इस बात को। फिर ये भी कारवान हवा का एजाज़ है, मैं आपको बताऊँ कि 7 ख़वातीन राइटर्स यहाँ से गई ईरान, और बड़ा प्रोटोकॉल उनको मिला वहाँ, और 7 दिन का हमारा दौरा था, और वहाँ हमने बहुत कुछ उनसे हम सीख के आए। और उसके आने के बाद यहाँ एक पश्तो में सफ़रनामा आया ईरान का, 2 उर्दू सफ़रनामे और आए ईरान के माशाल्लाह। तो ये मैं समझती हूँ कि बड़ी अचीवमेंट है। बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया जी। बुशरा भाभी माशाल्लाह, अल्लाह आपको जरा खैर दे। आप ज़रा कुछ इन अवार्ड्स के बारे में बताएं कि आपको माशाल्लाह बहुत सारे अवार्ड्स पड़े हुए हैं, और मैं वैसे कहूँगा कि इनको ज़रा चार्ट ले लीजिए ये अवार्ड जो हैं, तो कुछ हमें ज़रा थोड़ा सा बताएँ। अच्छी चीज़ के हवाले से मैं क्या बताऊँ, बस ये सामने लिखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं मतलब कि कहाँ से। उसके हवाले अदब के हवाले से भी हैं, अदब के हवाले से भी हैं, टेलीविज़न के हवाले से भी हैं, फलाही तंजीमों ने भी मुझे अवार्ड्स दिए हैं, जहाँ जहाँ मैं प्रोग्राम्स के लिए बुलाते रहे चीफ गेस्ट, उन्होंने मुझे एजाज़ी शील्ड्स दिए हैं जी। फ़ख्र पेशावर का अवार्ड मिला, लोकल गवर्नमेंट ने अवार्ड्स दिए, और मतलब मैं क्या कहूँ। सही बात है जी। अच्छा, अब आते हैं इसकी तरफ कारवान हवा जो है, आप ना सिर्फ नाज़रीन बुशरा भाभी जो है न सिर्फ जो है तो ख़ुद काम करती हैं अदब के हवाले से, माशाल्लाह उनकी किताबें आपने देख ली हैं, और उसके अलावा जो है और पेशावर की ख़वातीन जो हैं और सारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा की, उनको इकट्ठा करके और उनको जो है अदब की तरफ राग़िब करती हैं, क्योंकि अदब जो है तो दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ। बिल्कुल जी, अदब नहीं है तो ज़िंदगी जो है वो आपको पता है बड़ी मोनोटोनस हो जाती है, सख्त हो जाती है। तो ये कौन सा जज्बा आपके अंदर पैदा हुआ कि आपने सिर्फ एक, अगर मिसाल के बाद मैं हूँ तो मैं कहता हूँ बस ठीक है मैं कर रहा हूँ ना, मैं लिख रहा हूँ, आप औरों को भी लिखवा रही हैं, ख़वातीन को इकट्ठा कर रही हैं और सबको इकट्ठा करके जो है प्रोग्राम्स करती हैं, इसके पीछे कौन सा जज्बा कार फरमा है? ऐसा दर्शक के 2000 में
एक इंडिया में कॉन्फ्रेंस हुई थी, पेन फॉर पीस कॉन्फ्रेंस। अच्छा। तो उसमें केपी से मेरा और सजाद बाबर साहब का नाम शामिल था। अच्छा। तो हम दोनों वहाँ गए, वहाँ मैंने देखा तो वहाँ ख़वातीन जो हैं बड़े धड़ल्ले से काम कर रही हैं और हर एक खातून ने कोई ना कोई तंजीम बनाई हुई है। अच्छा। और उसमें मैंने देखा तो कुछ ऐसी ख़वातीन भी थी जिन्होंने अदब के लिहाज से, कुछ सोशल वर्कर थे, कुछ और लोग थे, लेकिन अदब के हवाले से एक दो लोगों ने तंजीमें बनाई हुई थी। तो मेरे जहन में आया कि मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए। उस वक्त हमारी एक था राइटर्स का एक प्लेटफॉर्म था जिस पे मैं थी, उसमें शामिल भी थी, लेकिन मैं अपने तौर पर काम करना चाहती थी और अपने तरीके से काम करना चाहती थी। मगर आपसे पहले कोई इतना भरपूर हमने कोई फोरम नहीं देखा। जी बिल्कुल थे, मगर ये कि आपने जिस मतलब इन्हिमाक के साथ और शद्दोमत के साथ काम किया है तो वो सबको नजर आता है। और दूसरी बात ये है कि देखें, किसी के साथ शामिल हो कि अब आपकी इस तंजीम में अगर मैं हूँ तो आपके साथ काम करना, और अगर मैं अपनी तंजीम मेरी होगी तो मैं अपने तरीके से काम करूँगी। तो मैंने वहाँ ये सोचा कि मेरी ख़वातीन जो कि इतनी पिस रही हैं, मैं एक और आपको एग्जाम्पल दूंगी कि मेरी ये दूसरी किताब थी अधूरी मोहब्बत का पूरा सफ़र। तो इसका दुबई में इसकी वो थी लॉन्चिंग सेरेमनी थी। मैं 5, 6, 7, 8 ममालिक जा चुकी हूँ, अल्लाह का शुक्र है, कॉन्फ्रेंस के हवाले से, मुशायरों के हवाले से। तो दुबई भी किसी हवाले से गई थी, तो वहाँ पर किताब की लॉन्चिंग सेरेमनी भी हो गई। तो वहाँ पर जो लोग आए हुए थे उनमें हमारे पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर आर्टिस्ट थे टेलीविज़न के, रुगज़ेब लगारी, वो भी आए थे। अच्छा। तो जब वो स्टेज पे आए तो उन्होंने कहा कि मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है कि सुबह सरहद से एक खातून और वो टेलीविज़न आर्टिस्ट और वो शायरा और उसकी किताब की यहाँ रुनुमाई और वो सामने मैं जो देख रहा हूँ, तो हम तो समझते हैं कि केपी में तो कुछ ऐसा होता ही नहीं। वहाँ तो ख़वातीन बंदुरकों में बैठी होती है, मर्द उनको घर से बाहर निकलने की इजाज़त ही नहीं होती, और इतनी पढ़ी लिखी और ऐसी खातून मैंने यहाँ देखी, मैं बड़ा मुतासर हुआ। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा लगारी साहब, जब मैं स्टेज पे आई अपनी बारी पे बात करने, तो मैंने कहा कि बात यह है जी कि हमारा जो केपी है, जो मुझे आपने देखा है तो आपने चावल का एक दाना देखा है इस पूरे देग में से। अच्छा। मैंने कहा मुझसे बहुत पढ़ी लिखी, बहुत बाहौसला और बहुत काम करने वाली ख़वातीन वहाँ मौजूद हैं। और मैंने कहा लेकिन बात सिर्फ ये है कि हम लोग जो हैं तो हम वो मर्द के शाना बशाना चलने का हम लोग ढंढोरा नहीं पीटते। हमारे मर्दों ने हमें आज़ादी भी दी हुई है, हम पढ़ लिख भी सकते हैं, हम जॉब भी कर सकते हैं, हम काम भी कर सकते हैं, लेकिन एक हुदूद व क़यूद के अंदर रह के हम काम कर सकते हैं। और मैंने कहा हम ख़वातीन जो हैं, जो केपी की ख़वातीन हैं, वो अपने मर्द से एकदम पीछे रहकर, चाहे वो मर्द उनका बेटा है, चाहे वो मर्द उनका शौहर है, चाहे वो मर्द उनका बाप है, चाहे वो मर्द उनका भाई है, वो एक कदम पीछे रह के चलना फ़ख्र महसूस करती है, इसलिए कि वो मर्द उनके मुहाफिज होते हैं। तो फिर बड़े मुतासर हुए थे। तो ये सब कुछ सोच के मैंने कहा कि हमारी ख़वातीन को ये जो इमेज आई तो इसको चेंज करना है। दूसरा, जो हमारी ख़वातीन बिखरी हुई हैं उनको एक प्लेटफार्म पे लाना है। तो फिर मैंने कारवाने हवा बनाने का सोचा, और जितनी हमारी मतलब अब हमारी खुशकिस्मती ये है कि इसमें हमारे पास उर्दू, हिंदको, पश्तो और अंग्रेज़ी भी लिखने वाली, फ़ारसी लिखने वाली भी हमारे पास ख़वातीन मौजूद हैं, जो कि अफसाना भी लिखती हैं, जो शायरी भी करती हैं, जो इसके अलावा भी मतलब वो करती हैं, तीनों ज़बानों, चारों ज़बानों में काम कर रही हैं। और उसमें यह है कि चलें कुछ सीनियर भी बहुत हैं, लेकिन हमारी ख़वातीन की ये बदकिस्मती कि उनको एक तो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, दूसरा उनको रिकग्निशन मिलना ज़रा मुश्किल होती है। तो वो कोशिश मैंने सबको इनकरेज किया, किताबें सब के पीछे लग लग के छपवाई कि आप लोग अपनी ख़वातीन, आपको पता है घर के कामों में इधर उधर मसरूफियत होती है तो टाइम नहीं होता, तो किताबें भी माशाल्लाह इतनी बहुत सारी आई। और मैं आपको एक और ख़ास बात बताऊँ कारवाने हवा की, अरशद जी, कि ये तो सिलसिला जो चल रहा है ख़वातीन के साथ हमारा एक वो है कमिटमेंट है जो पूरी हो रही है। हम 8 मार्च हर साल जो कारवाने हवा मनाती है, तो हम एक बिल्कुल नए अंदाज से मनाते हैं। बिल्कुल, हम हर साल अपनी ख़वातीन राइटर्स की किताबों की रुनुमाई करते हैं। हाँ बिल्कुल, पिछले भी 8-10 किताबों की हुई थी। तो वो हर साल जितनी किताबें हो जाती हैं, हम 8 मार्च को कभी 8 किताबों की रुनुमाई हो रही है, कभी 9 किताबों की रुनुमाई हो रही है, कभी 10, इस साल 11 किताबों की रुनुमाई हुई। तो ये कारवाने हवा के लिए भी बहुत बड़ा एजाज़, और ये एक रिकॉर्ड है मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि इतनी पॉजिटिवली 8 मार्च मनाना और फिर एक किताबों की, इतनी बहुत सारी किताबों की इकट्ठी रुनुमाई करना। ज़बरदस्त। तो मुझे अभी ये जो मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है, इस पे कहते हैं कि मर्द जो है, जैसे आपने तो उसको पहली जवाब दे दिया, उसमें जो है तो इतना नाम बनाना, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रगल की ज़रूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? किसी ने कुछ ऐसी हर्डल्स क्रिएट की मर्दों ने कि नहीं की? अर्शद, स्ट्रगल की ज़रूरत इंसान को पड़ती है। जब स्ट्रगल इंसान करता है, मेहनत करता है, तो तभी जाके कामयाबी मुमकिन होती है। और मैं इसमें ये मर्द और औरत की बात नहीं कर रही, हर्डल्स हर जगह आते हैं ज़िंदगी में, हर्डल्स आपको मिलते हैं, सारे आपके दोस्त नहीं होते, कुछ दुश्मन भी होते हैं। जब आप एक ख़ास जगह को क्रॉस करके आगे जाते हैं तो कुछ लोगों को बुरा भी लगता है कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसे मकामात मेरे लिए भी आए, और अभी से नहीं, शुरू से, जब से मैंने मतलब 13 साल की उम्र से जब से मैंने काम शुरू किया, तब से मैंने हर्डल्स को देखा। वो अलग बात है कि जब मेरी फ़रूख से शादी हो गई, उसके बाद से लेकर फ़रूख की रत तक जो है, तो वो मुझे बहुत
آسانیاں بھی اور سکون بھی، کیونکہ ایک پروڈیوسر کی بیوی تھی، 6 فٹ کا بندہ میرے ساتھ ہوتا تھا، تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کوئی ایسی پریشانی وہ نہیں کرنی پڑی. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جب میں اکیلی ہوئی تو مجھے بہت سارے ہرڈلز راستے میں آئے. لیکن یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری اس میں ایک شعر بھی ہے کہ شروع میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ کچھ ایسا ہی تھا کہ بجلیاں بھی میرا آشیاں جلا نہ سکیں. مطلب خدا کی اس پہ توکل، مجھے اتنا توکل، اتنا بھروسہ تھا کہ بجلیوں نے بھی میرا کچھ نہیں بگاڑا. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسلسل محنت جو کرے اور ایک اس کا نیت اس کی صاف ہو، وہ کسی کے لیے کانٹے نہ بچھائے، تو اللہ پاک اس کے راستے کے سارے کانٹے خود چن لیتے ہیں. بالکل. میں اس حوالے سے یہ کہوں کہ پاولو کوئلو جو ہے جی الکیمسٹ ناول انہوں نے لکھا ہے، وہ ایک برازیلین رائٹر ہیں، تو وہ اس میں ایک لائن ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ اگر ایک انسان جو ہے سچے دل سے لگن کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہے تو کائنات کی ساری قوتیں اس کی ہم نوا و ہم رکاب ہو جاتی ہیں اور اس کو اپنی منزل تک پہنچاتی ہیں. مجھے ابھی میں دیکھتا ہوں کہ آپ پورا شعر یاد آ گیا، آپ کو سنا دوں کہ یہ اس کی ذات پہ اپنا یقین کامل تھا. کیا بات ہے، ماشاء کہ بجلیاں بھی میرا آشیاں جلانا. زبردست زبردست ماشاءاللہ. بجلیاں جو ہیں تو وہ دور دور رہتی ہیں آپ سے. ایک 2 کویسچنز اور رہتے ہیں. ایک کویسچن یہ ہے کہ ابھی تک آپ کو کوئی صدارتی ایوارڈ نہیں ملا، اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ کیا میسیج؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک زیادتی ہے، آئی تھنک سو آپ کو ملنا چاہیے. ارشد جی بات یہ ہے کہ کوشش نہیں، اس کے لیے اپلیکیشن میں نے کبھی کوشش نہیں کی. اچھا، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ جو حق ہوتا ہے وہ کوشش کے بغیر ملنا چاہیے. یہ بات ہے، صحیح بات. ٹیلی ویژن میں دیکھیے تو میں نے اس زمانے سے کام شروع کیا تھا جبکہ گناہ سمجھا جاتا تھا. ہاں، جتنے لوگ ہیں اس بات کی گواہی دیں گے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں نے کیسا کام کیا. بہت زبردست. اور اردو، ہندکو، پشتو تینوں زبانوں میں نے کام کیا. لیکن اس میں یہی تھا بدقسمتی کہہ لیں کچھ، کہ اس وقت مجھے نہیں ملا. تو شروع میں مجھے تھوڑا سا ہوتا تھا ڈپریشن کہ میرے جونیئرز کو مل رہے ہیں، جنہوں نے کام نہیں کیا ان کو مل رہے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سال جو ایک خاتون سنگر کو ایوارڈ ملا، صرف 3 سال اس نے پی ٹی وی میں گانے گائے. اس کے بعد وہ شادی ہو گئی، دبئی چلی گئی، کہیں چلی گئی، اب واپس آئی تو اس کو ایوارڈ مل گیا. تو یہاں بشرا فروخ کی اگر دیکھا جائے تو پوری 50 سالہ خدمات ہیں، 50 سال کے قریب خدمات ہیں. تو اگر اگنور ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں ارشد کہ مجھے جو محبتیں اپنے ناظرین سے ملتی ہیں، اپنے لوگوں سے ملتی ہیں، یہ اتنے ایوارڈز آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں، وہ سامنے دیکھیے اتنے ایوارڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو یہ سب میرا پرائڈ آف پرفارمنس میرے لیے بہت زیادہ ہے. یہ میرے عوام کی، میرے لوگوں کی محبت جو ہے بہت بڑا ایوارڈ ہے میرے لیے. تو مجھے اس اب مجھے کمی محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ ریوڑیاں ہیں. ماشاءاللہ جی بالکل. جو ہے تو وہ ریوڑیاں ہیں جو کہ اپنوں کو بانٹی جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہماری حکومت جو ہے وہ جب کچھ کرتی تو بہت دیر ہو چکی تھی، وہ ہمیشہ مرنے کے بعد ایوارڈ دیتی ہے. تو ہو سکتا ہے وہ انتظار کریں کہ بشرا فروخ مر جائے تو اس کے بعد ہم کوئی ایوارڈ وغیرہ دیں. لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے کسی ایوارڈ کی ضرورت ہے ہی نہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ جی. آپ کا ایوارڈ جو ہے ہم سب آپ سے محبت کرتے ہیں، اور نہ صرف آپ کا اپنے جو ہے بہن بھائی پشاور میں صوبہ کے پی کے، بلکہ پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی آپ کے جو ہیں تو چاہنے والے موجود ہیں. آخری دوسری بات ہے کہ سب سے بڑا جو ایوارڈ میرا ہے جو مجھے بہت خوشی، اور میں اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے ارشد، کے میری پہلی کتاب جو ہے نعتیہ مجموعہ ورفانہ لک ذکر کو صدارتی ایوارڈ ملا ماشاءاللہ پورے پاکستان میں. تو میرے لیے بہت بڑی عزت ہے. اگر مجھے کسی اور چیز پہ نہیں ملا تو میری کتاب جو ہے اللہ کا نام جو میں نے لیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار کیا محبت کا، عقیدت کا، اس نے مجھے ایوارڈ دے دیا. مجھے کسی اور ایوارڈ کی ضرورت نہیں. خواہشات کا کہا ہے کہ اللہ پاک آپ کی ساری خواہشات پوری کرو، تو میں اس پہ آمین کہتی ہوں. لیکن میں ایک بات کروں گی کہ میری صرف ایک ہی خواہش رہ گئی ہے، اور وہ میری آخری خواہش ہے. میرا خیال ہے اللہ کا شکر، اللہ نے میری ہر خواہش پوری کی. اللہ نے مجھے سب کچھ دیا، اس کی کرم نوازی ہے، جتنا اس کا شکر ادا کروں کم ہے. لیکن ایک خواہش میں دی رہ گئی، اور اللہ وہ بھی پوری کرے. میرا خیال ہے وہ سب مسلمانوں کے دل کی خواہش ہوگی. آپ مل کے میرے ساتھ آمین کہیں گے. جب ہم مریں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں 2 گز زمین عطا ہو. بس یہ میری آخری خواہش ہے. اللہ آپ کی خواہش پوری کرے جی. اور اللہ سب مسلمانوں کو جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کروائے، اور اپنے جو ہے در کا دیدار کروائے. اس حوالے سے میں نے ایک شعر کہا تھا کہ یہ جا ہے ایک کنیز فاطمہ کے واسطے مختص، یہ جا ہے ایک کنیز فاطمہ کے واسطے مختص، مدینہ ہو زمین 2 گز ہو میرا نام لکھا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دل سے آواز نکل رہی ہے، یہ دل سے آواز ہے. اس پہ آمین کہیں. جی بالکل جی آمین. اللہ تعالیٰ جی آپ کی ساری خواہشیں پوری کرے جی. بہت شکریہ جی کہ آپ نے جو ہے تو اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور آپ جو ہیں ونس اگین لیٹ می سے کہ یو آر پبلک پراپرٹی، اور آپ کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں. ہم سے وہ لوگ پوچھتے ہیں، باہر ملاقات لوگوں سے ہوتی ہے. تو اس حوالے سے کچھ تشتگی رہ گئی ہے تھوڑی بہت. پھر انشاءاللہ آپ کو زحمت دیں گے. ود دا پیسج آف ٹائم آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی.
تو اللہ آپ کو بہت آگے لے کے جائے. مزید جو آپ کے دل میں خواہشات ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ وہ بھی پورا کرے اور اللہ آپ کو سکون دے، امن دے، سلامتی دے. بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت مہربانی. بہت شکریہ. ناظرین، بشریٰ فاروق کے ساتھ ملاقات کیسی رہی، ان کی جو لائف ہے اس کے حوالے سے مختلف جو گوشے تھے جو کہ سامنے نہیں آئے، ہم سب کے سامنے نہیں آئے، وہ بھی انہوں نے ہمیں بتا دیے. اپنی فیملی لائف کے بارے میں سب کچھ انہوں نے بتایا. تو انشاءاللہ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. اپنے میزبان ملک ارشد کو اجازت دیں. اللہ حافظ.